हमारा दिमाग नेचुरली बहुत ही ज्यादा क्यूरियस है, जो हर चीज पर सवाल खड़ा करता है। फिर आप में से कुछ उसका जवाब ढूंढना चाहते हैं और कुछ ऐसे ही सवालों को पड़े रहने देना चाहते हैं। उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि ये चीज क्यों होती है, लेकिन अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक करा है तो इसका मतलब आप हर उस क्यों के बारे में जानना चाहते हो जो इस दुनिया में होती है। और ऐसा ही एक सवाल जो कि बचपन से लेकर आज तक किसी न किसी ने आपसे जरूर पूछा होगा कि पहले अंडा आया या फिर मुर्गी। ये तो हम सबको पता है कि एग लेइंग एनिमल्स कई हजारों साल पहले से इस धरती पर मौजूद हैं, जब चिकन्स का नामो निशान भी नहीं था। तो फिर हम ये कह सकते हैं कि एग चिकन से पहले आया था। लेकिन हमारा सवाल थोड़ा सा अलग है और हम इसे थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं कि पहले मुर्गी आई या फिर मुर्गी का अंडा। क्योंकि अभी तक जो आप सवाल पूछते थे वो था कि पहले मुर्गी आई या अंडा। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं करा गया है कि वो अंडा किस चीज का है। तो इसीलिए जो मेन सवाल है वो ये है कि पहले मुर्गी आई या फिर मुर्गी का अंडा। ये तो हम सबको पता है कि चिकन एक चिकन एग से ही निकल सकता है। फिर भी अगर आप कहते हो कि चिकन पहले आया, तो फिर मैं कहूंगा कि यार वो अंडा पहले आया तभी तो वो चिकन बाहर निकला। तो फिर आप बोलोगे कि चिकन एग तो केवल एक चिकन ही दे सकता है, क्योंकि एग फॉर्मेशन के लिए जो OV17 प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है वो तो केवल चिकन की ओवरी में ही पाया जाता है। तो इसीलिए पहले चिकन आया होगा। और फिर हम दोनों की इस बहस में इसी तरह पूरा दिन बीत जाएगा और शायद रात भी। और अगर हम चाहें तो यही डिस्कशन करते करते जनरेशंस बिता सकते हैं, जैसा कि हमने अभी तक बिता दिया है। लेकिन अब और नहीं, आज आप इस सवाल का जवाब लेकर ही यहाँ से जाओगे। अब ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है, इसका जवाब उतना ही ज्यादा टेढ़ा है। तो इसे समझने के लिए पहले हमें धरती की लाइफ इवोल्यूशन को बहुत अच्छे से समझना होगा। हमारी धरती पर लाइफ लगभग 2 बिलियन साल पहले इवॉल्व होना शुरू हो गई थी और उस समय लाइफ केवल सिंगल सेल और मल्टी सेल्यूलर सेल तक ही सीमित थी। अभी से लगभग 500 से 600 मिलियन साल पहले स्पॉन्जेस और जेलीफिश इवॉल्व हुए थे, जिन्हें हम ट्रू एनिमल्स कह सकते थे। यानी ये वो पहले जीव थे जिन्होंने इस मल्टी सेल्यूलर लेवल को पार करके एक लिविंग एनिमल की कैटेगरी बनाई थी। फिर इसके बाद धीरे धीरे इवोल्यूशन थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हुआ और एनिमल्स धीरे धीरे अलग अलग इंडिविजुअल्स बनना स्टार्ट हो गए। इवोल्यूशन हर उस तरह से हो रहा था ताकि वही जिंदा रहे जो इस नेचर में सरवाइव कर सकता है, और जो सरवाइव नहीं कर पाए या जो दूसरे स्पीशीज से कम्पीट नहीं कर पाए वो एक्सटिंक्ट यानी कि विलुप्त होते चले गए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हो सकता है कि हमारी कुछ स्पीशीज ऐसी भी रही होंगी जिनके 6 हाथ हुआ करते थे, लेकिन वो 4 हाथों वाले स्पीशीज से कम्पीट नहीं कर पाए और उन्हें जिंदा रहने के लिए जिस भी चीज की जरूरत पड़ी वो उसे फुलफिल नहीं कर पाए और अंत में एक्सटिंक्ट हो गए। इवोल्यूशन की खास बात ये है कि ये टोटली नेचर पर डिपेंड करता है। हो सकता है कुछ जीव ऐसे हैं जो धरती के इस हिस्से पर सरवाइव कर गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने फोर्सफुली या फिर अपनी मर्जी से अपना एनवायरनमेंट चेंज करने का फैसला किया, वो उस दूसरी जगह पर सरवाइव नहीं कर पाए। आज धरती पर लगभग 1 ट्रिलियन स्पीशीज एग्जिस्ट करती है, जिसमें से केवल 1.6 मिलियन स्पीशीज सेंट्रल डेटाबेस में डॉक्यूमेंटेड हैं। और ये जितनी भी स्पीशीज आज तक अर्थ पर एग्जिस्ट कर चुकी हैं, उनका मात्र 1% भी नहीं है। इसीलिए आप ये सोच सकते हो कि एक स्पीशीज हर एंगल से इतनी परफेक्ट कैसे है, क्योंकि ये हर उस मुश्किल को पास कर चुके हैं जो हम सोच सकते हैं। क्योंकि जो उन मुश्किलों को पास नहीं कर पाया वो एक्सटिंक्ट हो गया, और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। और ये पॉसिबल हो पाता है DNA म्यूटेशन की वजह से। ये तो हम सबको पता है कि रिप्रोडक्शन के वक्त 2 ऑर्गेनिजम्स अपनी जेनेटिक इंफॉर्मेशन DNA की फॉर्म में अगली जनरेशन को पास करते हैं, और रिप्रोडक्शन के बाद जो नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है उसमें ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन रेप्लिकेट हो जाती है, और इसी वजह से एक इंसान को ही जन्म देता है। लेकिन ये रेप्लिकेशन कभी भी 100% एक्यूरेट नहीं होती, और इसीलिए नई जनरेशन में बहुत ही माइनर ऑलमोस्ट ना के बराबर चेंजेस आते रहते हैं। लेकिन ये छोटे छोटे DNA म्यूटेशन जब हजारों लाखों जनरेशंस तक पास हो जाते हैं तो वो एक कम्प्लीटली नई स्पीशीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे जब इंसानों ने थोड़े कम खूंखार भेड़ियों को अपने आसपास रहने देना शुरू किया तो धीरे धीरे उनका नेचर बदलने लगा
लगा और उनका डीएनए चेंज होने लगा और हम कह सकते हैं कि आज वो एक नई स्पीशीज यानी कि कुत्तों में कन्वर्ट हो चुके हैं। शायद अब आपको अर्थ लाइफ एवोल्यूशन का थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा। तो चलिए फिर हम अपने सवाल पर वापस आते हैं कि पहले मुर्गी आई या फिर मुर्गी का अंडा। तो अगर हम आज के चिकन्स की बात करें तो किसी स्पीशीज के करोड़ों अरबों डीएनए म्यूटेशन के बाद मान लेते हैं 2 प्रोटो चिकन्स बने होंगे। प्रोटो चिकन्स वो चिकन है जो एक प्योर चिकन की 97 से 99% प्रॉपर्टीज को मैच करते हैं। ये जो प्रोटो शब्द है ये प्रोटोटाइप से लिया गया है, जो कि एक असली चीज की एग्जैक्ट हूबहू कॉपी होती है, लेकिन वो असली नहीं होती। इसी तरह ये प्रोटो चिकन एक चिकन नहीं थे, एक ऐसे जीव थे जिनकी 99% प्रॉपर्टीज चिकन से मिलती थी। और जब इन दोनों प्रोटो चिकन्स ने रिप्रोड्यूस करके एक प्रोटो चिकन एग दिया तो उस डीएनए म्यूटेशन की वजह से जो उस अंडे में से नई स्पीशी बाहर निकली वो थी चिकन। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि पहले चिकन आया। पर अब आप कहोगे कि 2 प्रोटो चिकन ने एक चिकन एग दिया और उसमें से एक चिकन बाहर निकला, तो इसलिए पहले चिकन एग आया ना। तो अब सारा झगड़ा इस बात पर है कि मैं उस अंडे को एक प्रोटो चिकन एग कहूँ, क्योंकि वो एक प्रोटो चिकन ने दिया था। वो एक एग्जैक्ट चिकन नहीं थी, बल्कि चिकन की 99% कॉपी थी, लेकिन आप उसे चिकन एग कह रहे हो। पर अब फिर से एक और सवाल निकलता है कि अगर वो एक प्रोटो चिकन एग था तो उसमें से एक प्रोटो चिकन को ही बाहर निकलना चाहिए था। इसीलिए इस बात पर हम दोनों ही एग्री करेंगे कि वो जो एग था जिसमें से पहली बार चिकन बाहर निकला, असल में वो एक चिकन एग था, ना कि प्रोटो चिकन एग। तो इसीलिए लास्ट में जो मेरा मानना है वो ये है कि पहले मुर्गी का अंडा आया था और उसके बाद मुर्गी आई। तो मैंने आपको जो भी हुआ था वो आपके सामने रख दिया है। अब आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे समझते हो। अगर आप मुझसे पूछते हो तो सबसे पहले उस डीएनए चेंज की वजह से चिकन एग आया था। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और इस वीडियो को उन सभी लोगों के साथ शेयर कर दो जिन्हें आज तक ये सवाल तंग करता आ रहा है, ताकि वो इस सवाल का जवाब जानकर अपने बचपन के इस सवाल से पीछा छुड़ा सकें।